हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। इस वीडियो में आपको जो है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जिनके मेरे को पता है उनके आंसर्स भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो मज़ा आ जाएगा आपको। और जो क्वेश्चंस के आंसर मतलब क्वेश्चन सभी मिलेंगे आपको। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाए गए हैं 2017 और उसके बाद के जितने भी पेपर है 22 तक के पेपरों के सभी के क्वेश्चंस एनालाइज करके आपको ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भर भर के 100 200 500 क्वेश्चन दे दूंगा और भाई कर लो याद, देखते हैं किस किस को याद होता है। वो काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे सिर्फ जितने क्वेश्चन है सारे के सारे पेपरों में आए हुए हैं और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जितने प्रोवाइड कराए गए हैं वीडियोस में। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट की अगर वीडियोस देखनी है आपको क्लास 10 की तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उसके थ्रू जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो cclchapter.com पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन के पंगे में नहीं पड़ना तो गूगल पे सर्च करो CCL चैप्टर लिख के, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर, मॉडल जो पेपर डिज़ाइन है, कितने मार्क्स का, कौन सी किताब से, सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग। तो चेकआउट कर लेना, वेबसाइट को काम आएगी। अब शुरू करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। पहले आते हैं हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर बड़े क्वेश्चन। देखो एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ तुमको। जो ज़्यादा क्वेश्चन है ना हमारे पास में 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, बहुत ही कम क्वेश्चन है। बहुत ही कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है आपकी इकोनॉमिक्स से, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। बाकी जो है 1 मार्क्स के थोड़े ज़्यादा आते हैं। और अब की बार तो ये भी सुनने में आ रहा है भाई, देखने में आ रहा है मतलब पेपरों के अंदर, सैंपल पेपरों में, कि एमसीक्यू आ रहे हैं। अब एमसीक्यू आ रहे हैं तो मजा आ जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई एक नंबर के क्वेश्चंस करने की हमको क्या जरूरत है, जब आप खुद ही बोल रहे हो कि एमसीक्यू आ रहे हैं, आप हमको फिर भी एक नंबर के याद करवा रहे हो। तो देखो एमसीक्यूज की वीडियो मैंने अलग से प्रोवाइड करा दी है, लेकिन वो एमसीक्यूज जितने मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो सारे एग्जाम्स वाले हैं। अब उसके बाद इतने सारे एमसीक्यूज हम नहीं कर पाएंगे। अब मतलब ऐसे रटना थोड़ी ना भाई, कुछ भी रटे जा रहे हैं पागलों की तरह, वो हाल नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है जनरली जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो 1 वर्ड वाले, जिनके आंसर होते हैं 1 वर्ड वाले, तो उनके जो आंसर्स हैं वो एमसीक्यू बना दिए जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, और वो वैसे आते हैं। इसीलिए मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और बहुत बार यही क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपको ये करने हैं, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बट आपको फिर भी करने हैं। ठीक है ना, चाहे तुम्हें मतलब पेपर में आते हो नहीं आते हो, फिर भी 1 नंबर के करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू इनमें से ही बन सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने पेपरों में देखी है ये चीज़ कि पेपर के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन वो एमसीक्यू में बदल जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ। मेरे को मतलब इतने सारे पेपर ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज़ समझ आ रखी है कि भाई एमसीक्यू यहीं से बन रहे हैं। तो अच्छा ये है ना, हम इनको भी पढ़ ले साथ में। यार 20-50 क्वेश्चन पढ़ने से एक एक वर्ड में क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमको, और काम आ जाएंगे वो। चलो देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम यानी किसी एक देश की, पूरे नेशन की टोटल इनकम, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज, पर कैपिटा इनकम को क्या कहते हैं? टोटल इनकम या एवरेज इनकम? उसको कहते हैं हम एवरेज इनकम। व्हाट इज फॉर्मूला टू गेट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम अगर तुमको कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला हमसे पूछा गया, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम जितना हम कमाएंगे और कितनी पब्लिक है हमारे पास में, उसको वो क्या आ जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं, इसी जो जो भी रिजल्ट आएगा उसी को हम कहेंगे एवरेज इनकम। इसीलिए जो है मतलब इसका आंसर, फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसका आंसर ये है। इंटरचेंज हो रहा है बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मिंट बाय प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर है जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कुछ बनाया जाता है, कुछ उगाया जाता है। खेती वगैरह ज़्यादातर इस सेक्टर के अंदर आती है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर मेन है इसके अंदर। व्हाट इज मिंट बाय टर्सरी सेक्टर? अच्छे से डेफिनेशन कर लेना आप गाइड वगैरह से देख के, कोई टेंशन की बात नहीं है। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? ये वो सेक्टर होता है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट वगैरह सर्विसेज मिलती है बेसिकली हमको। और इसमें इसी का जो डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या होता है? इसी को टर्सरी सेक्टर कहते हैं, इसी को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। व्हाट आर फॉर्मल सेक्टर लोन्स? फॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या है? इन विच सेक्टर वर्कर्स डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स? कौन से सेक्टर में वर्कर्स सामान को प्रोड्यूस नहीं करते? वो है हमारा टर्सरी सेक्टर।
व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, जिनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ वो कर लेना। अब आप ये मत सोचना कि भाई ये तो 1 नंबर का है, 2 नंबर में कैसे आ जाएगा। ये आते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखे हैं वही क्वेश्चन 1 नंबर में दे देते हैं उठा के ये लोग, वही क्वेश्चन 2 नंबर में कर देते हैं। आलसी पने की बात होती है वो। अब तुम याद नहीं करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी इच्छा रहेगी, फिर बाद में मेरा बताने का फर्ज है, मैं बता दे रहा हूँ तुमको। बैंकिंग सर्विसेज आर इंक्लूड इन फिल इन द ब्लैंक सेक्टर, कौन से सेक्टर में आती है, टर्सरी सेक्टर में। बैंक्स एंड हॉस्पिटल आर रिलेटेड टू टर्सरी सेक्टर। फिल इन द ब्लैंक भरना है। सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू जीडीपी ऑफ इंडिया, कौन सा सेक्टर है जो मैक्सिमम जो है मतलब कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर, उस सेक्टर का नाम बताना आपको, ठीक है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, बहुत आ रहा है बार्टर सिस्टम, ध्यान रखना इसका। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कहते हैं। एमएनसी कर लेना आप अच्छे से, एमएनसी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, अब ये क्या होता है, एक वो कंपनी होती है जो बहुत सारे देशों में अपनी ब्रांचेस खोल के बैठी होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे एप्पल हो गई या फिर जो है मोबाइल कंपनी हो गई ना, तो वो क्या बहुत सारे देशों में ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, सामान बेच रही है अपना, उसी कंपनियों को हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। Write the name of one big Indian company which is emerged as MNC due to globalization. ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक बड़ी इंडियन कंपनी का नाम बताना है जो कि MNC बन गई, पहले सिर्फ इंडिया में थी, अब वो बन गई मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो आपको बताना है, बहुत सारी कंपनियां यार। अब देखो एक नाम पता नहीं अब ये कौन सा नाम सुनने के इच्छुक है हमसे, लेकिन भाई इतनी सारी कंपनियां हैं, रोज की रोज MNC बनती जा रही है, इतनी कंपनियों की तुम्हें गिनती भी नहीं पता भाई। लगभग इंडिया के अंदर 2 से 3 हजार तो बड़ी कंपनियां, 2 से 3 हजार बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियों का मतलब है जो जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, और छोटी मोटी कंपनियां भी एमएनसी है, तो वो भी चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच ईयर, एक कंपनी का नाम ही तो बताना यार। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखना, ये आता है शायद 2005 में लागू हुआ था शायद से ये, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, गलत हो तो भाई माफ़ करना, कुछ एक में अगर एरर लगती हो तुमको बता भी देना मेरे को, ठीक है, ताकि मैं पिन कर दूँ कि कहीं मेरे भरोसे ही कोई रट रहा हो थोड़ा बहुत। बट क्वेश्चन अपने गाइड से क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। व्हाट इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया व्हेन, तो कब जो है कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, मेरे को नहीं पता कब मनाते हैं, बट एग्जाम में बहुत आ रहा है। विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व का लार्जेस्ट कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमको मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है। वाई आर द चाइनीज टॉयज पॉपुलर इन इंडिया, ये बहुत आ रहा भाई, मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि चाइनीज टॉयज जो है इंडिया में पॉपुलर क्यों है, क्योंकि सस्ते हैं यार, और क्या, एक ही बात है। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। व्हाट आर द डिपॉजिट इन द बैंक कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, तो ये जो डिपॉजिट है बैंकों में, इसको हम डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय आईएसओ, मतलब कि ये जो आईएसओ है इसकी आपको बेसिकली फुल फॉर्म बतानी है, मीन का मतलब वही होता है, फुल फॉर्म सी बतानी होती है। व्हाट राइट फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ये तो सबको याद होनी चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है शायद से। तो व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर क्या होती है, हम ट्रेड करते हैं और ट्रेड करते टाइम पे कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहती है, उसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर, यानी कि ट्रेड में रुकावट। द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट, तो कौन सी है बताओ भाई, इंडिपेंडेंट तो नहीं है देखो, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का सब तक कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी पे काम नहीं आएगा, सेकेंडरी कुछ नहीं करेगा तो टर्सरी क्या अकेला कुछ कर लेगा। तो ये क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इन विच ईयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम कहते हैं मनरेगा, है ना, तो ये कब इनेक्ट हुई थी, कौन से साल में ये लागू हुई थी मनरेगा। और वो राइट फुल फॉर्म ऑफ एचडीआई, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता होगा शायद से, ये मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई, लेकिन मेरे को जहाँ तक मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी, बट इतना सा लग रहा है मेरे को कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता होगा। अपना चेक कर लेना, जो भी फुल फॉर्म है इसकी कर लेना। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, भाई काम नहीं मिल रहा, टोटे आए हुए बिल्कुल काम के, उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। राइट फुल फॉर्म ऑफ आईएमआर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसा कुछ हो नहीं, ये गलत बोल दिया भाई मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आईएमआर है, पता नहीं क्या है भाई, तुम देख लो अपना आंसर कहीं से। व्हाट इज लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई, पीसीआई का क्या होता है मुझे नहीं आइडिया, कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, तो फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे सकते हैं, चांसेज है इसके, मतलब अच्छे चांसेज है।
विच अथॉरिटी इशू द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी अथॉरिटी जो है इशू करती है करेंसी नोट्स को? WTO, इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोपरा की हमको फुल फॉर्म बतानी है। और यहाँ पे पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ कोपरा। यहाँ पे भी दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। कोपरा की यहाँ पे मीनिंग का मतलब है कोपरा क्या है वो हमको बताना है। ये 2 नंबर में भी दे देते हैं कई बार इस क्वेश्चन को, चांसेस है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कोपरा की फुल फॉर्म आपको पहले पता होनी चाहिए, इसमें भी आपको बतानी ही है कोपरा की फुल फॉर्म, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड हैव। हाउ मैनी मेंबर्स टिपिकल सेल्फ, शायद 15 से 20 मेंबर्स होते हैं टिपिकली लेवल पे, नॉर्मली जो है ना एवरेज अगर देखा जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 के आसपास मेंबर होते हैं। फाइंड द ओड वन, ये MCQ में आया था इसीलिए मेरे को ध्यान है थोड़ा सा। फाइंड द ओड वन आउट एंड मेंशन व्हाई। हमको इनमें से ओड निकालनी है और रीजन भी देना है। MTNL, ये कंपनियों के नाम दे रखे हैं इन्होंने, MTNL, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ओड वन निकालने हैं। यहाँ पे भी वही है, एंड से वाई, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ देख के तुम अलग करोगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ना, तुमको भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा। देखो मुद्दा ये है, हमको क्या देखना है, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट है, जेट एयरवे ट्रांसपोर्ट है, और ये जो है ये नेटवर्किंग में है, तो ये अलग अलग ऐसे करने हैं तुमको। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देख लो, ये भी सेम सही क्वेश्चन है, बस अलग स्टाइल में है। जैसे कि टीचर है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर का भी वही काम है, लॉयर का भी, ये अलग सेक्टर में से निकल के आ गया बेचारा, है ना। तो ये ऐसी चीज़ आपको देखनी है। और डू यू मीन बाय मनी, पैसा क्या होता है? 10 रुपए दे तुरतरे चाहिए भाई, पैसा किसको नहीं पता, बच्चे को भी पता है, 2 साल के बच्चे को भी कि 10 रुपए से तुरतरे आएंगे। चलो देख लेना, मनी बहुत ही आसान सी बात है, क्या होती है, मतलब हम किसी सामान के बदले कुछ दे के उसको ट्रेड कर पा रहे हैं, उसको हम मनी कहते हैं। हु इशूज कोइन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोइन को कौन इशू करता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होती है? तो ये तो थे उन स्टूडेंट के लिए जिनको भाई अच्छे से करना है पेपर। अब जिनको बस ठीक है भैया पास होना है तो 2 नंबर वाले कर लेना, 2 नंबर, और उसके बाद वाले समझ लेना। अब ये तो तुमको करने हैं, सबको करने हैं ये तो, ठीक है, चीटिंग किसी के साथ नहीं चलेगी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि हम रोजगार कर रहे हैं लेकिन हम रोजगार नहीं कर रहे हैं। लाइक ये वैसी ही बात हो जाती है जैसे खेत में अगर हमको काम करना है, 5 लोगों की जरूरत है और हम वहाँ पे 10 लोग लगे पड़े हैं, तो वो 5 लोग बेफालतू में लग रहे हैं, उनकी कोई जरूरत भी नहीं है वहाँ पे, तो उसी को हम कहते हैं डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे खतरनाक चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद खुद ही करना, वो वाले ग्रुप होते हैं ये, मतलब अपना ये एक इकोसिस्टम बना लेते हैं ये ग्रुप्स। What why do the MNC expand their market by placing order for production with small producers? Classify industries on basis of their ownership. Ownership के हिसाब से आपको इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना है। Give name of 2 formal credit institutions. 2 मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो है 2 मेन फंक्शन बताने हैं। 2 फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ बैंक, ये और ये दोनों सेम से आंसर लिख सकते हो आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट अ नोट ऑन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, मनरेगा क्या है, नोट लिखना है बेसिकली। ये नोट वाला 3 नंबर में भी दे सकते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा 2005। मनरेगा 2005 का क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमको यहाँ पे बताना है, मतलब कि रोजगार देना बेसिकली। वैसे इस रोजगार का कोई फायदा होता नहीं है, बस कहने को तो रोजगार मिल रहा है, लोगों को थोड़े से पैसे मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि उनको गारंटी 100 दिन, ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना 100 दिनों के लिए गारंटीड जो है काम मिल दिया जाता है सरकार की साइड से। अब वो काम तो दिया जाता है, उसका कोई मतलब बेनिफिशियल कुछ अच्छा लग नहीं रहा, बस ठीक है चल रहा है काम, बेफालतू में पैसा, आधा पैसा बर्बाद ही हो जाता है। तुम देखते होगे ये अपने अराउंड में भी, अगर कहीं मनरेगा का काम चल रहा होता है ना, वो काम हो जाता है, उसके बाद आधा काम छोड़ देते हैं वो लोग, और उसके बाद कोई पूछने नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो बताना है। हाउ द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर में था कि नहीं था, तुम में से कितने मना करोगे कि 1 नंबर में नहीं था? मैंने तुमको दिखाया था टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, फॉर्मूला बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, तो वही फॉर्मूला वही लिखना बस, हाउ द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड। तो यही चीज आपको लिख देनी है 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में, ये चीजें चलती है और कॉमन प्रैक्टिस है ये, इसीलिए मैंने कराए थे आपको 2 नंबर 1 नंबर वाले भी।
मेंशन 2 वेज इन विच कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड इन मार्केट। दो तरीके बताने हैं कि कंज्यूमर को जो है मार्केट में लूटा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क है वो हमको बताना है। स्टेट एनी टू नेम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। दो नेम बताने हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। राइट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ HDI। अरे मैं तो सही था यार, मैंने HDI का तुक्का मारा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके। सही है बिल्कुल, मेरा आंसर सही निकल गया। व्हाट इज बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम एक नंबर में भी आया था, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ भाई ये काम का है, और ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई, 1 नंबर वाले कर लेना, जिनको आलसी पढ़ा आ रहा है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुमको लग रहे हैं बस ज्यादा है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आराम से इकोनॉमिक्स में नंबर आएंगे तुम्हारे। अब देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 3 फैक्टर्स कोजिंग एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के जो है 3 तरीके हमको बताने, 3 फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पे। हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन करना है। नेम द कंज्यूमर कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो जो कंज्यूमर कोर्ट है उनके नाम बताने बस हमको, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको क्या कहेंगे, स्टेट पे और नेशनल लेवल पे क्या क्या नाम से उनको जाना जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके ऊपर एक कुछ भी कहानी सी बना के तुमको लिख देनी है, मतलब जो भी आंसर है। मेंशन एनी 3 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन ईच। तो कुछ 3 राइट बताने कंज्यूमर के, और कुछ सेंटेंस भी लिखने हैं आपको। तो फ्यू सेंटेंस ऑन ईच, और हर एक की मतलब एक्सप्लेनेशन भी देनी है बेसिकली राइट्स के बारे में। एक्सप्लेन द कोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कारण बताने हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के पीछे के। वाई इज देयर अ ग्रेट डिमांड ऑफ लोन और क्रेडिट। लोन और क्रेडिट की बहुत ज़्यादा डिमांड क्यों होती है वो बताना है। 3 मेन फंक्शन बताने हैं WTO के हमको, ठीक है, ये बहुत आ रहा है। अरे ये देखो फिर से आ गया हरामी क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम क्या है। अब तुम इसको क्या कहोगे, सीधी सीधी बात है, तुम इसको क्या कहोगे। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया। भाई अगर तुम नहीं करके आओगे ना, तुमने 1 नंबर वाला भी करा होगा, तुम कर दोगे इसको भी, 3 नंबर वाले को भी। अब ये मत सोचना कि भाई 3 नंबर का आ गया तो मैं पता नहीं क्या ही जादू मंत्र फूक के आऊंगा, वो नहीं होता। जो बार्टर सिस्टम है बस उतना बताओ, तुम्हारा काम खत्म। चाहे वो 1.5 लाइन में खत्म हो रहा है, चाहे वो तुम्हारा 2 लाइनों में खत्म हो रहा है, चाहे 3 लाइनों में खत्म हो रहा है, बस उतना सा बता दो, नंबर देंगे वो तुमको पूरे। ये मत सोचना कि भाई 3 नंबर का तो 5 लाइनें 6 लाइनें भरनी है, अब पता नहीं क्या भरूं मैं इसमें, वो टेंशन मत लो तुम, ठीक है। जो मेन आंसर है अपना वही भरो। डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द पुअर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MNC। पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। ये सीधी सी क्वेश्चन था 1 मार्क्स में भी, व्हाट इज MNC, और वही क्वेश्चन है ये भी 3 नंबर में। व्हाट इज MNC, देखो ये यहाँ पे अलग से पूछ लिया। मेंशन द कंडीशन दैट डिटरमाइन टू सेट अप प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज बाय MNC। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ब्रीफ के अंदर हमको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो क्वेश्चन था ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, अलग से वहाँ पे दे रखे थे। अब यहाँ पे सारा इकट्ठा दे दिया है। देखो एक मस्त सी चीज़ तो मैं तुमको ये बताता हूँ भाई, पहले बड़े क्वेश्चन करना और फिर धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन पे जाना। उससे फायदा क्या होगा, तुम बड़े जब क्वेश्चन करोगे ना तो छोटे क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे वहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, और तुम्हें कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये मतलब मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से देखी है ये चीज़, तो करता हूँ मैं ये चीज़। तो ये बेस्ट तरीका है तुमको अगर जल्दी याद करना है कोई क्वेश्चंस वगैरह या टॉपिक कवर अप करने हैं। हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ। अरे ये फिर आ गया भाई, मतलब क्या ही करूँ मैं इसको, इसको भी अच्छे से याद कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलो ये दूसरी बार आ गया 3 नंबर में मेरे को, मतलब काटे यार, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं फिर उसके बावजूद भी आ ही जाता है क्वेश्चन कोई सा। वाई डिमांड डिपॉजिट कंसिडर एज मनी। मनी के तौर पे कंसिडर क्यों किया जाता है। वाई वी नीड टू इंक्रीज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। डिफरेंस बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। और मनरेगा वाला टॉपिक कर लेना, बहुत काम का टॉपिक है मनरेगा। मनरेगा 2005 पूरा अच्छे से कर लेना इसको, इसके छोटे बड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो तुम, यहाँ पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अरे वो शायद मैंने इसमें गलत बता दिया था ना, 1 मार्क्स में 1986 होना चाहिए था, ये वहाँ पे मैंने शायद 2005 बोल दिया था। चलो कोई ना, माफ़ कर देना। अब यहाँ पे देखो मेन ऑब्जेक्टिव बताने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हमको, और राइट ऑफ एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव बताने हैं, यहाँ पे हमको राइट्स बताने हैं उस चीज़ के। व्हाट आर वेरियस वेज बाय विच आ कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड। तरीके बताने हैं कैसे कंज्यूमर का शोषण किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द ब्रीफ राइट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। इंडिया के अंदर राइट ऑफ कंज्यूमर, ये और ये शायद मुझे सेम से ही लग रहे हैं इनके आंसर, देख लेना आप एक बार।
व्हाट आर द 6 राइट ऑफ कंज्यूमर, 6 राइट बताने हैं और ये राइट ऑफ कंज्यूमर एक ही चीज़ है, एक्सप्लेन ब्रीफ में करने हैं। डिस्क्राइब सम, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये ऐसे नहीं है कि सेम टू सेम है तो मैंने दोनों के ऊपर लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यही सेम टू सेम लिख के तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा। इसीलिए तो कुछ पे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे तुमको, सारे करने हैं इसीलिए तुमको, ठीक है। डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज एज अ कंज्यूमर व्हेन यू विजिट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन योर लोकेलिटी, तो क्या ड्यूटीज होती है वो बतानी है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ गुड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन के अच्छे फायदे क्या हुए इंडिया पे वो बताने हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ब्रीफ। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, देखो ये जो है ना ग्लोबलाइजेशन तो वैसे भी याद कर लोगे, इसमें भी याद हो रहा है। व्हाट आर इट्स गुड इफेक्ट ऑन इंडिया, अभी ये क्या है गुड इफेक्ट ऑन इंडिया, समझ रहे हो तुम क्वेश्चन को, क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया ना, तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए, तुम्हें घुमा नहीं सकता एग्जामिनर। अब तुमको लिखने में टेंशन नहीं लेनी, पहले उन्होंने पूछा डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन कर दिया, उसके बाद गुड इफेक्ट, ये इफेक्ट वगैरह पूछ रहे हैं जब ये पॉइंटों में बताओ, अच्छा सा लगता है थोड़ा, ठीक है। अब ये और ये थोड़ा सा मतलब ये ग्लोबलाइजेशन और थोड़ा सा मिक्स करके नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा दिया, ऐसे चलता रहता, कॉमन प्रैक्टिस है इनकी। गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, अगेंस्ट में जाना आपकी बार ग्लोबलाइजेशन के। गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, सेम सा ही आंसर रहेगा। कंपेयर द फॉर्मल सोर्स एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ लोन इन इंडिया, ये अच्छे से कर लेना, बहुत आ रहा है ये। एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ऑफ लोन इन इंडिया, अच्छा यहाँ पे कंपेयर करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मैंने इसीलिए अलग से लिख दिए, दोनों तरीके से आ रहा है, दोनों का आंसर सेम ही है वैसे, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों का सेम ही आंसर लिखना है। इज इट नेसेसरी टू हैव पब्लिक सेक्टर, सस्टेनेट योर आंसर बाय एग्जामिनिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। वाई द टर्सरी सेक्टर इज बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया, टर्सरी सेक्टर क्यों जरूरी है, रीजन भी बताने हैं अपने आंसर की सपोर्ट में। कंपेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ भाई। प्राइमरी सेक्टर तो वैसे सबका मतलब कह सकते हो रोजगार अगर कहीं नहीं मिल रहा ये सेक्टर आपको जरूर काम देगा, खेती बाड़ी में पूरी दुनिया लगी पड़ी है, सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर में ही है। तो और बाकी सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, बट प्राइमरी सेक्टर अगर नहीं रहा ना सारे सेक्टरों की एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स यूजिंग एग्जाम्पल्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर में टर्सरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट रोल डू द बैंक प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन करो पूरा अच्छे से। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी। व्हाट रोल बैंक प्लेड इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गिव इट्स मेन फीचर्स। Why is the issue of sustainability important for development? What is HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है। अब ये देखो ये बहुत ही प्यारी सी बात है, इन्होंने खुद भी दे रखा है हमको। एक्सप्लेन द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पूरा से अच्छे से इंडिकेटर वगैरह एक्सप्लेन करने हैं आपको। व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ मनी, मनी क्या होती है, वेरियस फंक्शन हमको एक्सप्लेन करने हैं। राइट सम एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो ये सेम ही है मतलब ऑलमोस्ट दोनों के आंसर। What are demand deposit, describe any 2 feature of demand deposit, explain 3 merits and 3 demerits of privatization, तो 3 मेरिट बताने 3 डीमेरिट आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहले तो मैं मस्त सी चीज जो तुमको बता दी थी, पहले तुमको बड़े क्वेश्चन करने हैं 6 मार्क के, ये 5 मार्क्स वाले। अब तुम बोलोगे भाई तुम लास्ट में दिखा रहे हो, अब उल्टा नहीं चल सकता ना मैं, तो दिक्कत मेरे को वो है जिस हिसाब से मैं एग्जाम्स में आ रहा मैंने उस हिसाब से लिख दिया है। वेबसाइट पे जाके आप आराम से टिक मार्क कर लो, पहले टिक मार्क कर लो अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद तुमको पहले बड़े क्वेश्चन करने हैं फिर छोटे करने हैं, जब बड़े कर लोगे लगभग 70% तुम्हारे छोटे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा उनके लिए। तो ये बहुत ही मस्त सी चीज है, इसीलिए पहले मैं बड़े कह रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन करना। वैसे तो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के, ठीक है, 5-5 करके और में आएंगे लेकिन, ठीक है। तो इनमें से 2 में से 1 करना है, और इनमें से चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इनमें से ही आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे, और जिसने शेयर नहीं करी वीडियो भाई शेयर भी कर दो, क्योंकि बाकियों के काम भी आ जाए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।